नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पर्यावरण वाला जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, पर्यावरण के अंदर परि प्लस आवरण इस तरीके से पर्यावरण शब्द बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है आसपास और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, यानी कि हमारे चारों ओर का वह आवरण जिसके द्वारा हम घिरे हुए हैं उनको हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे वह आवरण जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए है या हमारे चारों ओर का वह वातावरण या परिवेश जिसे हम रहते हैं उनको हम पर्यावरण कहते हैं। अगला टॉपिक आता है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? देखिए, एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए पारितंत्र जैविक व अजैविक घटक से मिलकर बनता है, जिसमें जैविक घटक के अंदर सभी जीवित जीव आते हैं और अजैविक घटक के अंदर तापमान, वर्षा, जल, वायु, मिट्टी ये सारे आते हैं। पारितंत्र के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है? देखिए, पारितंत्र को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र प्रकृति में विद्यमान होते हैं जो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से बनते हैं। उनको हम उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे जंगल है, अपने आप ही बनता है, और सागर है, झील है, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं जो प्रकृति में बने हुए होते हैं। दूसरा आता है मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र क्या होते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, यानी मानव इनको बनाता है। जैसे खेत है, जलाशय है, बगीचा है, इनको मानव बनाता है, यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इनको कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, पारितंत्र दो प्रकार से मिलकर बना है, जिसमें एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। तो अजैविक घटक के अंदर जैसे मिट्टी है, वायु है, जल है, ये अजैविक घटक हैं, और जैविक घटक के अंदर सभी जो जीव हैं वो आते हैं। अजैविक घटक क्या होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रकृति में वे घटक जिनमें जीवन नहीं है किंतु जीवन को आधार प्रदान करते हैं उनको अजैविक घटक कहते हैं। सभी जो निर्जीव घटक हैं जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, ये आदि मिलकर अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। और जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक में क्या होता है कि वे जीवन है उनके अंदर, और जैविक घटक पशु, पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे जैविक घटक हैं, यानी कि इनमें जीवन है। सभी सजीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। अब जो आहार के आधार पर जो जैविक घटक हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। इन तीनों को हम पढ़ते हैं। पहले हम उत्पादक को देखते हैं। देखिए, सभी जो हरे पादप हैं, नील हरी शैवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम उत्पादक कहते हैं। फिर दूसरा आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को भी हम चार भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। इन चार भागों में इसको विभाजित करके हम पढ़ते हैं। अब ये जो चारों प्रकार हैं इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है शाकाहारी। पौधे को खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी है, हिरन है, गाय है, ये सारे शाकाहारी हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, मगरमच्छ। ये सर्वाहारी जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उनको हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कौवा है, मनुष्य है,
परजीवी। परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। जैसे जूं है, ये दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन बनाती है। अमरवेल है, दूसरे पादप पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करती है, इसलिए ये परजीवी है। अपघटक, अगला जो पॉइंट है अपघटक, देखो फफूंदी और जीवाणु, इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव हैं जो सड़े गले या मरे हुए जीव को अपघटित करते हैं या उनको खाते हैं या उनसे अपना भोजन बनाते हैं या उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, उनको हम अपघटक कहते हैं। अगला आता है आहार श्रृंखला। देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो जीव है पोषण के लिए किसी न किसी जीव पर निर्भर रहता है, उनको भोजन के रूप में वो ग्रहण करता है। इस प्रकार एक श्रृंखला बनती है जिसको आहार श्रृंखला कहते हैं, यानी कि पोषण के लिए बनाई गई या बनी हुई श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास है, घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खाता है। इसी प्रकार दूसरी अगर आहार श्रृंखला की बात करें हम, तो जैसे घास है, इसको चूहा खाता है, चूहा को बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता और कुत्ते को अगला जो शेर वगैरह है वो खाते हैं। तो इस प्रकार एक श्रृंखला बनती है जिसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं। अगला टॉपिक आता है पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या होता है? एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। यानी कि प्रत्येक जो श्रृंखला होती है, आहार श्रृंखला होती है, उसमें प्रत्येक जो जीव होता है अपने आप में पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा एक दिशा होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। और ये किस प्रकार होता है? जैसा हम जानते हैं कि सूर्य से हरे पादप ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा का मात्र 1% भाग ही वो अगले पोषी स्तर के लिए संचित रखते हैं या खाद्य पदार्थ के रूप में संचित रखते हैं। फिर ऊर्जा का प्रवाह का जो 10% नियम है वो क्या है? देखिए, जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा है वो अपनी जैविक क्रियाओं में वो उपयोग कर लेता है। यानी जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला होगी ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी। आहार श्रृंखला के जो चरण हैं वो क्या क्या हैं? उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण ही होते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है जैव आवर्धन। देखिए दोस्तों, आहार श्रृंखला के माध्यम से जो हानिकारक रसायन है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं और उसमें इन रसायनों की वृद्धि होती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो रसायन है वो मानव शरीर में ही होते हैं। अब है आहार जाल। आहार जाल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव है एक से ज्यादा पोषी स्तर से अपना पोषण या भोजन बनाता है और इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है, इस प्रकार एक जाल बन जाता है पोषण के लिए, उसको आहार जाल कहते हैं। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आती है, यानी पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे प्रदूषण है, वनों की कटाई है, ये हमारी कई प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं उनसे होती है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी समस्या है ओजोन परत। ओजोन परत का अपक्षय। देखिए दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा का कैंसर है, मोतियाबिंद है, कमजोर परिरक्षा तंत्र है, पौधों का नाश है आदि से हमारी
रक्षा करती है। इसलिए जो ओजोन परत है ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से ओजोन परत समतल मंडल में पाई जाती है जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन जो गैस है वो घातक है। अब जो ओजोन है इसका निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। देखिए दोस्तों, ओजोन गैस का जो निर्माण है वो ऑक्सीजन अणु परावैंगिक किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन परमाणु में टूटता है, और ये जो स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु है ये ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन गैस का निर्माण करता है। लेकिन वर्तमान में ओजोन परत पर कुछ छिद्र उत्पन्न हो गए और वर्तमान में ओजोन में कुछ छिद्र उत्पन्न हो गए जिसको ओजोन परत का ह्रास कहा जाता है। सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई जिसको ओजोन छिद्र कहते हैं। और ओजोन की मात्रा में ये जो तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण जो संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको माना गया है। इस CFC का उपयोग शीतलन और अग्निशामक के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP के नाम से जानते हैं उनमें सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इसके बाद में कोई भी ऐसा उत्पादन ना करें जिसमें CFC प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद में अगला टॉपिक है कचरा प्रबंधन। आज वर्तमान में कचरा प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या अपशिष्ट निपटान है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरा जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो जैव निम्नीकरण पदार्थ या जैव निम्नीकरण कचरा। जैव निम्नीकरण कचरा क्या होता है? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है उसको जैव निम्नीकरण कचरा या पदार्थ कहा जाता है। जैसे फल है, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े, जूट, कागज आदि हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। लेकिन कुछ कचरा ऐसा है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं जिनको हम अजैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, संश्लेषित रेशे हैं, धातु है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये सारे। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। कचरा प्रबंधन की जो विधियां हैं वो क्या क्या है? जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकरण पदार्थ या कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जैव मात्रा संयंत्र है उसमें जैव निम्नीकरण कचरे को खाद के रूप में बदल दिया जाता है। दूसरा है सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इसे तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। सीवेज उपचार तंत्र यही है जिसमें नाली में पानी को अपशिष्ट जल है उसको बहाने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाए। कूड़ा भराव क्षेत्र, यानी जो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर गड्ढे होते हैं वहां पर कचरे को दबा दिया जाता है या डाल दिया जाता है जिससे गड्ढा भी भर जाता है और कचरे का निपटान भी हो जाता है। कंपोस्टिंग, जो कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है 3 महीने बाद ये कचरा खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण द्वारा अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना। भस्मीकरण में क्या होता है? एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसमें थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है जो कचरे को राख में बदल देता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग अस्पताल से जैविक कचरे के निपटान के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।